हेलो सेवन्थ क्लास। कल हम जो है डोमेन्स ऑफ द अर्थ या रियलिम्स ऑफ द अर्थ के चारों पोर्शन जो है कल हमारे ख़त्म हो गए थे, फिनिश कर दिए थे हमने। जैसे कि हमने लिथोस्फीयर के बारे में परसों पढ़ चुके थे, हम हाइग्रोस्फीयर के बारे में पढ़ चुके थे, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में हमने कल पढ़ा। आज का हमारा न्यू टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? नाउ लेट्स सी। इकोसिस्टम में क्या होता है? ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स आर interdependent on each other. They are also depend on their immediate surroundings. The relationship between the living organism and the relationship between the, ये रिपीट हो गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग्स इज रिफर टू एज एन इकोसिस्टम। यानी कि जो भी हमारे लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। जैसे कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो हम लोग छोड़ते हैं तो वो प्लांट्स उससे अपना उसको लेते हैं। प्लांट जो है ऑक्सीजन रिड्यूस करते हैं तो वो हम लोगों के लिए होती है। तो ये जो है यानी कि दे आल्सो डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंड। हम जो है अपने इमीडिएट सराउंड के लिए जो है एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जो रिलेशनशिप होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और यहाँ नॉन लिविंग होगा, जो रिलेशनशिप होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनके सराउंडिंग्स के चारों ओर, वही हमारी इकोसिस्टम कहलाती है। यानी कि हमारी जो ज़रूरत होती है, हमारा जो रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, जैसे कि प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, हम किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। द साइज ऑफ इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली। इट कैन बी स्मॉल एज अ पाउंड और एज लार्ज एज अ फॉरेस्ट। अगर हम इकोसिस्टम के साइज़ की बात करें तो ये अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक छोटा सा पॉन्ड से लेकर के एक बड़े जंगल तक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर कॉम्प्लेक्स एंड दे कंटेन थाउजेंड ऑफ इंटरेक्टिंग स्पाइसीज। मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें जो है थाउजेंड स्पाइसीज यानी कि हज़ारों जो प्रजातियां हैं वो आपस में इंटरेक्टिंग करती हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का ये ह्यूमन एनवायरनमेंट। जैसे कि आपको पता है कि वो एनवायरनमेंट जिसे ह्यूमन ने अपने हिसाब से बनाया है, अपने नॉलेज और स्किल से बनाया है, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है। नाउ लेट्स सी ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट इज़ फाउंड बाय ह्यूमन देमसेल्व्स, यानी कि वो एनवायरनमेंट जो ह्यूमन ने अपने आप बनाया है। एंड इट इंक्लूड्स देयर क्रिएशन, एक्टिविटी एंड द अदर कंडीशन सच एज सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन विच दे लिव। और इसमें वो सब चीज़ें शामिल होती हैं जो उसकी क्रिएशन है, एक्टिविटी है और अदर कंडीशन, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जिसमें वो रहता है। इन सब के बीच में रहकर जो उसने अपना एनवायरनमेंट बनाया है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट कहलाता है। अर्ली ह्यूमन यूज टू लिव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैड अडेप्टेड देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग्स। जो आपको पता है पहले का जो मानव था, आदि मानव जिसे कहते थे, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता था और अपने चारों ओर से ही अपने लिए चीज़ें जो है उसके लिए अवेलेबल थी, जो उसके चारों ओर थी चीज़ें थी, बस वो उनको यूज़ करता था। बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं था नेचुरल चीज़ों के बारे में कि किसका यूज़ कैसे होना है। एंड दे लेड सिंपल लीव्स टू देयर नीड्स वर लिमिटेड, और बहुत सिंपल तरीके से रहते थे, उनकी जो ज़रूरत थी वो लिमिटेड थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कि समय बदला, द नीड्स ऑफ ह्यूमन इंक्रीज, इंसानों की ज़रूरत जो है वो बढ़ती चली गई। एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नीड दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग वेरियस एक्टिविटी लाइक फार्मिंग, ग्रेजिंग, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। और जैसे जैसे समय बदलता गया, इंसान की ज़रूरत बढ़ती चली गई, तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग एक्टिविटी करने लगा, जैसे फार्मिंग, ग्रेजिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब काम करने लगा। यानी कि अर्ली ह्यूमन बींग्स को आपने पढ़ा था 6th क्लास में कि उसको तो कुछ पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था कि हमारे नेचर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसका यूज़ कैसे करना है। तो इसलिए उसकी ज़रूरतें भी लिमिटेड थी, उसको यूज़ करना भी नहीं आता था, और समय के साथ साथ जब उसको ज़रूरतें बढ़ी तो उसको यूज़ करना भी आ गया। एंड तो दीज एक्टिविटीज़ ह्यूमन हैव एक्सप्लॉइटेड एंड मिसयूज द एनवायरनमेंट such as an extent they have disturbed the natural balance of the environment। और इन एक्टिविटी की वजह से ह्यूमन ने बहुत ज़्यादा शोषण, एक्सप्लॉइट और मिसयूज़ करना शुरू कर दिया एनवायरनमेंट का, और अपनी उसकी एक्टिविटी बढ़ती चली गई, और जिससे कि जो है नेचुरल बैलेंस जो है एनवायरनमेंट का वो डिस्टर्ब हो गया। मैनी स्पाइसीज ऑफ एनिमल्स and birds become extinct due to the deforestation and hunting. Deforestation has increased
द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इन टर्न विच इन टर्न हैज़ लेड टू द ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जिस तरीके से आपने देखा कि ह्यूमंस की ज़रूरतें बढ़ी, उसने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, तो इससे जो है नेचुरल बैलेंस जो है एनवायरनमेंट का वो डिस्टर्ब होने लगा। और बहुत सारी ऐसी जातियाँ थी एनिमल्स और बर्ड्स की जो कि आज एक्सटिंक्ट होता है, एक तरीके से ख़त्म हो गई, विलुप्त हो गई, कहीं अब नहीं है वो, क्योंकि इंसान ने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हो गया, शिकार करने शुरू कर दिए अपने एंटरटेन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ग्रीडनेस के लिए, लालच के लिए। तो उससे क्या हुआ, हंटिंग करनी शुरू कर दी, तो उससे भी क्या हो गया, ये जातियाँ जो है बर्ड्स और फॉरेस्ट की एनिमल्स की वो जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। और डिफॉरेस्टेशन के बढ़ने से जो कार्बन डाइऑक्साइड है हवा में वो जो है ज़्यादा हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे, आपको पता है कि वो पेड़ ले लेते हैं और जिस वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है साफ़ सुथरा रहता है, तो वो जो है बढ़ गया, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन जो है आ गई। नेचर हैज़ इट्स ओन मीनिंग ऑफ रिस्टोरिंग इट्स लॉसेस, बट अर्बनाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव कॉज्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन such as extinct, that is repairs getting beyond the power of nature. Today the world is facing serious environmental problems. Scientists are working towards finding solutions. As responsible citizens, we must also protect the environment by reducing the activities that cause harm to the environment. नेचर हैज़ इट्स ओन मीन्स ऑफ रिस्टोरिंग इट लॉसेस, यानी कि नेचर जो है अपने लॉसेस को खुद ही वैसे रिस्टोर करती है, खुद ही इसको कवर करती है। लेकिन जिस तरीके से अर्बनाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है और एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसे रिपेयर करना जो है बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, ये जो है नेचर के हाथ में भी नहीं रहा। यानी कि इतना ज़्यादा लॉस है, इसको नेचर भी इसको रिस्टोर नहीं कर सकती, नेचर भी इसको ठीक नहीं कर सकती। तो इतना ज़्यादा नुकसान हमने पहुंचा दिया है नेचर को कि अब नेचर भी इसको रिस्टोर नहीं कर सकती। इट इज़ द बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर एंड टुडे द वर्ल्ड फेसिंग सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अगर हम आज की बात करें, आज जो पूरी दुनिया जो है एक सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को फेस कर रही है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार इसके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वर्क कर रहे हैं कि क्या हो सकता है जिससे कि एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम किया जा सके। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हमें जो है वी मस्ट आल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटी को कम करके या उन एक्टिविटी को ख़त्म करके दैट कोज हार्म टू द एनवायरनमेंट, जिनकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, उन एक्टिविटी को हमें जो है कम कर देना चाहिए या फिर बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है और अब आपका जो है कल बुक वर्क आपको फाइंड आउट करना है और कल मैं इसको कराऊंगी तब आप लोग मैच कर लेंगे। तो आपका बुक वर्क है, कल आप इसको फाइंड आउट करेंगे होमवर्क में और कल मैं इसको मैच करा दूंगी आपको। ये रहा आपका बुक वर्क है, फिलअप्स हैं आपकी और मैचिंग है, ट्रू फॉल्स हैं, ये तीनों आपको फाइंड आउट करने हैं और जब मैं कल कराऊंगी तब आप इसको मैच कर लेंगे। और एक ये फ्लो चार्ट इसमें दिया हुआ है, अच्छा चार्ट है ये आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, चाहे आप फ्रंट में बनाएं चाहे बाद में बनाएं कि एनवायरनमेंट किस तरीके से डिवाइडेड है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है और नेचुरल भी अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, लैंड, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। इस तरीके से जो आपको पिक्चर फिगर दी हुई है इसको आप बना लेंगे।